Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today in this lecture, we will compare the object-oriented programming and procedure-oriented programming. As we know that previously all the languages were procedure in nature. Now first understand what are procedural languages or what is procedure-oriented programming languages. Okay, in the procedure oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done, such as reading, calculation, and printing. इसका मतलब है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आपके पास प्रॉब्लम होता है जिसके लिए हमने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन करना होता है, they are the sequence of instructions, and in every instruction we tell the computer system to perform a certain action or to perform a certain task. Right? Okay, suppose we want to print some data or we want to calculate some mathematical equations. So if we write a program for it in a procedural language, we will write some instruction set in a certain language. So previously all the languages were procedure in nature. ठीक है. Procedure oriented programming basically consists of writing a list of instructions for the computer to follow and organizing these instructions into group known as function. Procedural languages में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम गिवन होता तो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जब डिज़ाइन किया जाता था तो स्मॉल और लॉन्ग प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामर जो है वो उसकी कोडिंग करता था. अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता तो उसको फिर मल्टीपल सेक्शंस या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता एंड ईच ग्रुप इज़ नॉन एज अ फंक्शन एंड मेन प्रोग्राम देन इंटरप्ट विद अ फंक्शन. जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वी हैव थ्री फंक्शंस, फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3, and the main program is interacting with all these three functions. तो प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा होता तो उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता ताकि उसकी जो रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके. लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आपके पास जो भी प्रोग्राम या जो भी कोडिंग की जाती वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता इन सम सीक्वेंस. ठीक है. तो all the languages previously were procedure in nature, and as the problem get change, जैसे ही हमारा प्रॉब्लम चेंज हो जाता ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम है उसको भी हमने चेंज करना होता. सो फॉर एवरी न्यू प्रॉब्लम वी विल राइट अ न्यू प्रोग्राम और वी विल write a new software. So there were some disadvantages of the procedural language. Let's see what are those disadvantages in the procedure oriented programming. One was global data access. Global data access means that there were no restrictions on the data items, on the variables. They can be accessed easily from everywhere, anywhere in the program. Any one part of the program can easily access another part of the program variables. So due to which the program data access was global. ठीक है. यानी ग्लोबल डेटा एक्सेस था, कोई डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. यानी आपके पास अगर एक फंक्शन के वेरिएबल्स हैं तो दूसरा फंक्शन उसको अपडेट कर सकता था. अप टू सम एक्सटेंट इस ग्लोबल डेटा एक्सेस को थ्रू लोकल वेरिएबल्स मिनिमाइज किया गया. लोकल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन ईच फंक्शन, बट स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्रोसीजरल लैंग्वेज. सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज का वीक था. इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेरी वेल. ओके, जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ज़रिए अचीव नहीं कर सकते हैं. यानी हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन नहीं कर सकते थे अंडर द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस
जो मोर इंटरैक्टिव होते, जो मोर रियल टाइम सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम्स या जो रियल वर्ल्ड के साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के थ्रू हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता था, बट उसमें जो यूज़र फ्रेंडली फीचर्स थे वो अवेलेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से उस सॉफ्टवेयर को एक टेक्निकल बंदा ही ऑपरेट कर सकता था या डील कर सकता था। जैसे कि आप दे नाउ डेज इफ़ यू यूज़ अ मोबाइल फ़ोन और यू यूज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर, तो you can see different types of icons on the screen, and if a person is not a literate person, अगर कोई illiterate person भी होगा तो उसको भी समझ आती है कि भाई ये आइकन अगर मैं क्लिक करूँ तो what will happen। ठीक है, तो इस तरह के यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंडर पॉसिबल ना थे। And already I discussed data hiding. Due to the global data access, there was no data hiding. ठीक है, तो if data is not hid and one part of the program can easily access the data of another part of the same program, so it is a chance that our program or our application process erroneous data। ठीक है, तो फिर अगर एक पार्ट जो है प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम पार्ट में इंटरफेरेंस कर सकता है, उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि डेटा हाइडिंग जो है वो नहीं है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ चांस दैट आवर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है दे may operate on the erroneous data. So these were the some limitations of the procedure oriented programming. Okay, now in contrast to the procedural language, object oriented programming languages का concept क्या है, और या कैसे हम कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल और पैराडाइम इज़ मोर फ्लेक्सिबल as compared to the procedural language programming. So first we need to understand what is object oriented language. Okay, object oriented programming is a computer programming model that organizes software design around data or objects rather than functions and logics. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास डेटा और फंक्शंस से बात निकल आती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हम हमारी बात जो है वो डेटा और ऑब्जेक्ट्स की होती है rather than the functions and logic, unlike a procedural language. An object can be defined as a data field that has unique attributes and behavior. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास क्या है, इट इज़ एनीथिंग विच हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी हर उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सपोज आई से ह्यूमन इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट विल हैव 2 हैंड्स 2 फीट। ठीक है, 1 nose 2 eyes, so these are the characteristic of this human body। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इफ़ आई से बॉल, ठीक है, नाउ बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट। एवरी बॉल इज़ मेड अप ऑफ सम मटेरियल। एवरी बॉल जो है ये आपके पास इट विल हैव अ सर्टेन वॉल्यूम, इट विल हैव सम स्फेरिकल शेप। ठीक है, it will be made by some sort of material। ठीक है, कुछ सॉफ्ट बॉल होते हैं, कुछ हार्ड बॉल होते हैं, and it will have some size, it will have some area, it will have some circumference। so these are the characteristic of a ball। ठीक है, और अब अगर हम इन बॉल को कंपेयर करें, डिफरेंट बॉल्स की एग्जांपल ले लें। ठीक है, जैसे क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, तो इनके बीच में जो ये चेंज है ये ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स को जो वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं उसकी वजह से हैं। यानी सपोज क्रिकेट बॉल जो है वो जिस मटेरियल से बना है दैट इज़ हार्ड। ठीक है, अब अगर हम टेनिस बॉल को देंगे वो जिस मटेरियल से बना हुआ है दैट इज़ एज़ कम्पेयर टू अ क्रिकेट बॉल दैट इज़ सॉफ्ट। ठीक है, एंड वेट को देखे तो टेनिस बॉल इज़ लाइटर एंड जो क्रिकेट बॉल है दैट इज़ हेवियर। ठीक, सो
These are the values of these characteristic which makes them change from one another. ठीक है, all are balls, सबके सब balls हैं, but due to the differences of the values which are assigned to those characteristics, तो ये क्या है, ये आपके पास चेंजेस हैं. ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साथ इम्पोर्टेंट बात एक होती है कि इट विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक. ठीक, दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम बिहेवियर. एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम बिहेवियर. हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बिहेवियर होता है. जैसे आई विल से a ball is the object and the behavior of the object is bouncing. if हम अगर इस बॉल को ज़मीन पे, ग्राउंड पे या किसी वॉल को विद स्पीड हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो इट विल बाउंस बैक. ठीक है, नाउ यू लुक एट के द बाउंसिंग ऑफ द टेनिस बॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्रिकेट बॉल एंड दैट ऑफ द क्रिकेट बॉल इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉलीबॉल. ठीक है, तो ये जो बाउंसिंग, ये जो बिहेवियर उसका डिफरेंस आ रहा है. जो बाउंसिंग बैक की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से कम या ज़्यादा आ रही है. इट इज़ ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक बॉल के कैरेक्टरिस्टिक दूसरे बॉल के कैरेक्टरिस्टिक से वैल्यूज़ में डिफरेंट है. ठीक है, तो जो हैवी है उसका बाउंसिंग क्या है, वो कम है. जो आपके पास लाइटर बॉल है उसका बाउंसिंग ज़्यादा है, क्योंकि आप उसको ग्राउंड पे मारते हैं तो वो ज़्यादा बाउंसिंग के साथ बैक जो है वो वापस होता है. सो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा field that has unique attributes and behavior. So unique attributes means those characteristics. ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, here are two objects A and B. Both will have data and functions. ठीक है, and you can see an object C as well. ठीक, तो ऑब्जेक्ट C, हर ऑब्जेक्ट का आपके पास सेपरेटली क्या होगा. मैंने अभी आपसे कहा कि अगर जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, बॉल है ना, एक क्रिकेट बॉल हो गया, एक वॉलीबॉल हो गया, एक टेनिस बॉल, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंस क्यों है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ वैल्यूज़ असाइन हो रही है. जैसे वेट है तो वेट अब हैवी भी है, लाइटर भी है. कलर है तो कलर में ग्रीन हो गया, ब्लू, रेड, वाइट, कोई भी कलर हो सकता है. ठीक, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स rather than functions and logics. ठीक है, okay, here is some more differences of the object oriented programming with the procedural languages. Now let's see them one by one. In procedure oriented programming, if a program is too much bigger and larger, it can be divided into units. It can be divided into small parts and those small parts are known as functions. ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस की बात करते हैं, स्मॉल जो यूनिट्स होते हैं, राइट. जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे हम फंक्शंस की बजाय ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. Okay, in procedural languages, importance is not given to data, but to functions as well as sequence of actions to be done. ठीक, procedural language में मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपको पहले भी बता दिया कि every program will have a certain set of instruction and instruction में sequence जो है that is much more important. ठीक है, तो data is not as much important here. Here functions and the sequence of those functions and the sequence of those instructions which are used in the program, that is important. And here object oriented programming में क्या होता है कि importance is given to the data rather than procedures or functions because it works as a real word. ठीक है, यहाँ पे अपोजिट बात है. यहाँ हम इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देते हैं, वी गिव इम्पोर्टेंस टू द डेटा.
because data will represent the characteristics of the object. So if you are talking about the object oriented programming, you will give importance to the objects, and objects are defined by the data and mean by their characteristics, and the characteristics are represented by the data. ठीक है. So चूँकि हमने कहा कि object oriented programming it works on the real world problems, so here the importance is naturally given to the objects rather than a procedures or function. Okay, procedural language जो है it follows top down approach. ठीक है, it follows top down approach. ठीक, हम यानी top मीन्स कि हम एक मेन स्ट्रक्चर से अपने सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं, and then we split it into functions, and then functions are further splits into sub functions. ठीक है, so that is a top down approach. OOP follows bottom up approach. ठीक है, OOP में जो जनरलाइजेशन है वो बॉटम अप अप्रोच है. ठीक, यहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं. ठीक है, एंड देन क्लासेस आर ग्रुप्ड इन modules, and then modules are grouped in packages, and like that packages are grouped in files. ठीक है, तो मॉड्यूल्स में पैकेजेस होते हैं. सो हेयर द प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है वो क्या है, वो बॉटम अप अप्रोच है. ओके, इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या है, वी आर लुकिंग एट द पॉइंट नंबर 4. It does not have any access specifier. Data can move freely from function to function in the system. ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है ये स्पेसिफायर्स को यूज़ नहीं करते हैं. देयर आर एक्सेस स्पेसिफायर्स इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच रिस्ट्रिक्ट द यूज़ एंड एक्सेस ऑफ द data from function to function, from class to class as well. ठीक है, OOP has access specifiers named public, private and protected, and with these specifiers we restrict the access of the data from one location of the program to another part of the program, or from one class to another class. ठीक है, some variables if are declared as private, then what will happen? If they are declared as public, then what will happen? So there are restrictions. ठीक है, आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स की वजह से जो है डेटा है उसका एक्सेस जो है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. तो डेटा आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम, जैसे भी हमने 5th नंबर पॉइंट में पढ़ा. ठीक है, और जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस. ठीक, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम डेटा जो है वो फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन उसको फ्रीली मूव कर सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तमाम इंटरेक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होती हैं. यू विल नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट फर्स्ट इफ़ यू वांट टू एक्सेस द फंक्शंस. ठीक है, ये लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगी जब हम लेटर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, most functions uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function, and OOP data cannot move easily from function to function. It can be kept public or private. We can control the access of the data. ये भी बात अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले भी की कि OOP में एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्लोबल डेटा का जो एक्सेस है उसको एलिमिनेट करते हैं, या उसको मिनिमाइज़ करते हैं, या उसको हम रोकते हैं. ठीक है, इट डज़ नॉट हैव एनी प्रॉपर वे ऑफ आर हाइडिंग डेटा, सो इट इज़ लेस सिक्योर. ये बात तो अभी हमने पिछले स्लाइड में भी की कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है वो आपके पास डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है. ग्लोबली डेटा एक्सेस होता है, और ड्यू टू दिस डेटा इज़ लेस सिक्योर. One program part can easily modify the data of another program part, so they can create hidden errors in the software.
OOP provides data hiding and so provides more security. जो OOP पैराडाइम है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है, ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, क्योंकि इसमें एक तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, दूसरा स्पेसिफायर्स का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो डेटा का एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है और वन पार्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल उसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो. ठीक है. Okay, overloading is not possible in procedural language. This is the concept which we will study in our further classes. But at this point, you just understand that in procedural languages, overloading is not possible. In OOP, overloading possible in the form of function overloading and operator overloading. जबकि OOP आपको अलाउ करता है overloading का concept, and this is one of the most important feature which is available in the object oriented programming. और ये दो फ्लेवर्स में मौजूद हैं. मीन्स आप फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं और आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं. ठीक है. लेटर ऑन वी विल स्टडी व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग व्हेन वी डू फर्दर लेक्चर्स ऑफ द कोर्स. ओके, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जैसे सी है, वीबी है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है. दीज आर ऑल प्रोसीजरल लैंग्वेजेस. ये पहले जो ज़माने की लैंग्वेजेस हैं, मीन जो पहले बनी हैं, जो कि पायनियर्स लैंग्वेजेस हैं, बट दे आर नॉट एज मच फ्लेक्सिबल एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, VBNet एंड C#, .NET. दीज आर ऑल द प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस and they use all the concepts of the object oriented programming. So these were the major differences between the procedural languages and object oriented language. I hope you will understand it and you will have no problem in it. Okay, now switching to the next slide. What is OOP? Okay, OOP stands for object oriented programming. ठीक है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया भी. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and functions. Okay, I'm not going to in a further detail, as in a previous slide we explain it very much. So object oriented programming means OOP means object oriented programming. Okay, object-oriented programming is actually a paradigm. It is actually a model that is based upon objects. ठीक है, और objects को भी हमने define भी किया है, having both data and methods. Data will represent the characteristics of the object, and methods or functions will represent the behavior of the object. जैसे मैंने आपको बताया, every object will have behavior and it will have data. ठीक है, तो डेटा जो है characteristics are represented by the data members and behavior of the object is represented by the method or member function. ठीक है, that aims to incorporate the advantages of the modularity and reusability. The important features of object oriented programming are, I have already made a video on the features, most important features of the object-oriented programming. They were the most important features of the object-oriented programming. 4 features I have been discussed. One was encapsulation, abstraction, and polymorphism and inheritance. In my previous video, I have told you about these features in detail. But have a look here, are some more features you can add also this feature with the previous features as well. Okay, bottom up approach in program design. ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि what is the bottom up approach. Programs organized around objects grouped in classes. ठीक है, हम प्रोग्राम्स जो बनाते हैं उनको हम जो जिसमें में ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस वी विल डिस्कस इन फर्दर डिटेल इन माय लेटर
ऑन लेक्चर वीडियोज़, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स थ्रू फंक्शंस, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन चाहते हैं तो इट इज़ डन थ्रू फंक्शंस. Focus on data with methods to operate upon the object's data, and reusability of design through creation of new classes by adding features to existing classes. हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने जो 4 फीचर्स पढ़े थे उनमें हमने बात की थी इनहेरिटेंस की. तो एक्चुअली दिस रीयूजिबिलिटी फीचर इज़ अचीव थ्रू इनहेरिटेंस. जब इनहेरिटेंस की जाती है लैंग्वेज में तो एक्चुअली वी आर इम्प्लीमेंटिंग, वी आर अचीविंग द रीयूजिबिलिटी फीचर, ठीक है. तो रीयूजिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी मेड सॉफ्टवेयर है और उसको आप न्यू पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पास एक क्लास रेडीमेड क्लास है और उसमें आप सम न्यू फीचर्स ऐड कर ले और उसको आप कुछ न्यू पर्पस के लिए यूज़ कर लें. तो दिस इज़ डन बाय इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस एक्चुअली इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और अचीवमेंट ऑफ द रीयूजिबिलिटी, ठीक. तो रीयूजिबिलिटी का फीचर हमें कब मिलता है? जब आप इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, एडवांटेजेस क्या है? लेट्स सी, हैव अ लुक. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेवरल एडवांटेजेस है और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस. जो शॉर्ट कमिंग्स आपको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, दे आर नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड. OOP is faster and easier to execute, ठीक है. It is faster and easier to execute. Actually, when your program is broken into classes, जब आप प्रोग्राम में क्लासेस डिज़ाइन करते हैं और क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो इससे आपके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो मॉड्यूलरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. एंड यू क्रिएट द क्लास इन अ वेरी you create the software in a very well designed way, ठीक है. So who provides clear structures for the program, ठीक है. ये भी यही बात हुई कि आपके पास एक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है, उसकी क्लैरिटी है. क्लासेस में आपने अपने प्रोग्राम को डिवाइड किया है जिसकी वजह से आपने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया उसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडेबिलिटी और रीडेबिलिटी मिल जाती है. OOP helps to keep the C++ code dry. Dry means don't repeat yourself and makes the code easier to maintain, modify and debug, ठीक है. यानी जब आप प्रोग्राम्स की कोडिंग करते हैं, जब आप एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं अंडर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, so we will call them dry. Dry means don't repeat yourself and makes the code easier to maintain, modify and debug. Once you write the program, you debug them, you can use them so many times where you want by using the concept of reusability and inheritance. What makes it is possible to create full reusable application with less code and shorter development time, ठीक है. So these are the advantages of the object oriented programming and how we can found object oriented programming more flexible as compared to the procedural languages. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है? हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है कि OOP treats data as a critical element in the program development and does not allow it to follow freely around the systems, ठीक है. चूँकि हमने कहा था कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है. तो डेटा इज़ समथिंग विच कांट बी फ्रीली मूव फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम. आप सिस्टम के अराउंड उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते. मूवमेंट मीन्स कि आप उसको एक पार्ट से दूसरी पार्ट में इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको उसका एक्सेस ग्रांट ना हो. It ties data more closely to the functions that operate on it and protects it from accidental modification from outside function. चूँकि वो implement the data hiding concept, डेटा को हाइड रखता है
ग्लोबल डेटा एक्सेस को अवॉइड करता है, तो एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करता है ड्यू टू विच द डेटा इज़ हाईली प्रोटेक्टेड एंड इट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम द unauthorized users or unauthorized parts of the program. OOP allows decomposition of a problem into number of entities called objects and then build data and functions around these objects. ओके, वो आपको अलाउ करता है कि आप डिकम्पोज कर लें अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो यहाँ जब आप अपने प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो प्रॉब्लम आपका एक तो रियल वर्ल्ड के साथ मैच होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट डिकम्पोजिशन की वजह से आप उसको इजीली डिज़ाइन करते हैं और इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली कोड कर सकते हैं। The data of an object can be accessed only by the function associated with that object, ठीक है। और डेटा को कौन ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो सिर्फ एसोसिएटेड फंक्शन अलाउड है कि वो उनको एक्सेस कर सके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द पैराडाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड इट, ठीक है। Okay, these are again some features of the object-oriented programming. You can have a look on it and you understand it by yourself. I have already discussed them in my lectures. Okay, so these were the main point. Okay, now these are the areas where we can use the object-oriented programming. हम कहाँ पर object-oriented programming को use कर सकते हैं? ये applications हैं जहाँ में आप areas हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सच एज़ विंडोज़ मेन्यूज़। जब आप यूज़र इंटरफेसेस को डिज़ाइन करते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें आप अगर इंटरफेसेस को देख लें, ठीक है, तो वहाँ अगर आप कोई न्यू एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है या जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करके अपना कोई भी विंडो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रियल टाइम सिस्टम एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको कर सकते हैं। अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स वगैरह सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो दीज आर सम एरियाज वेयर यू कैन यूज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टूल्स. They will help you a lot and you can develop your applications in no time. I hope you will understand this lecture. And if you have any problem, you can ask me. Thank you.